अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज जमानला। आप देख रहे हैं गौर अकेडमी। आज हम क्लास फर्स्ट ईयर से चैप्टर नंबर 4 का एक और टॉपिक करने जा रहे हैं जिसका नाम है ग्लाइकोलाइसिस। बेसिकली रेस्पिरेशन हम पढ़ रहे थे, तो रेस्पिरेशन में हमें पता है कि ऐसा अमल जिसमें ग़िज़ा को तोड़ा जाता है ताकि एनर्जी रिलीज हो। अब उसको ग़िज़ा को तोड़ने के लिए उसके कुछ स्टेप्स हैं। तो स्टेप्स हमारे पास जो सबसे पहला जो आता है वो ग्लाइकोलाइसिस है। क्या आप लोगों को ये पता है कि ग्लाइकोलाइसिस एरोबिक रेस्पिरेशन में आता है या एनारोबिक रेस्पिरेशन में आता है? कहाँ पे टूटता है ग्लूकोज, और ये अमल कैसे होता है, इसमें कौन से एंजाइम्स काम करते हैं, इसके कितने स्टेप्स हैं, इसके कितने फेसेस हैं। तो ये सारी चीज़ें आज हम इस चैप्टर में, इस टॉपिक में क्लियर करने जा रहे हैं जिसका नाम है ग्लाइकोलाइसिस, जो लेक्चर नंबर 9 है हमारा क्लास फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 4 का। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात आती है ग्लाइकोलाइसिस की। तो व्हाट इज द ग्लाइकोलाइसिस? सो ग्लाइकोलाइसिस बेसिकली, ग्लाइको वर्ड जो है ग्लूकोज के लिए इधर इस्तेमाल किया गया है और लाइसिस मीन्स के ब्रेक डाउन। तो इसमें क्या होता है, एक हमारे पास जो ग्लूकोज होता है वो ग्लूकोज बेसिकली क्या होता है, ये हेक्सोस शुगर है जिसको तोड़ा जाता है दो मॉलिक्यूल्स पायरुवेट में। ठीक है, इसके लिए हमारे पास सर्टेन एंजाइमेटिक रिएक्शन होंगे जो रिलीज करेंगे स्मॉल सम एनर्जी कहें या छोटे मिकदार में एनर्जी कहें, थोड़े मिकदार में एंजाइम्स जो है हमारे पास ये रिएक्शन करवाएंगे। उसके लिए हमारे पास कुछ इनको एंजाइम्स की जरूरत होती है जैसा कि NADH है। ये कहाँ पे होता है, तो साइटोप्लाज्म में होता है। जैसा कि ऑलरेडी मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था कि कहाँ पे होता है, हमें ये पता चलेगा। तो पहला क्वेश्चन हमारा इधर क्लियर होता है कि कहाँ पे होता है, तो ये होता है साइटोप्लाज्म में। नंबर दूसरा के क्वेश्चन था कि इसके कितने फेसेस होते हैं, तो ये इसके दो फेसेस होते हैं। कितने फेसेस होते हैं? दो। कौन कौन से फेसेस होते हैं? एक को कहा जाता है प्रीपरेटरी फेस और दूसरे को कहा जाता है ऑक्सीडेटिव फेस। प्रीपरेटरी फेस कौन सा फेस है? एक ऐसा फेस है जिसमें इन्वेस्टमेंट होती है। क्या होती है? कोई चीज खर्च होगी। अब वो जो चीज है हमारे पास जो इधर यूज होगी वो हमारे पास होगी एटीपी। अब एटीपी क्या है? बेसिकली एटीपी एनर्जी है। एनर्जी के जो है मॉलिक्यूल हैं या एनर्जी की करेंसी है जो इधर इस्तेमाल होगी। कितनी इस्तेमाल होगी? दो इस्तेमाल होगी। नंबर दूसरा, जैसे ही इसकी एंड प्रोडक्ट होगी तो हमारे लिए जो बनेंगे तो वो क्या होगा, 2G3P मॉलिक्यूल बनेंगे। ठीक है, जबकि जो ऑक्सीडेटिव फेस है उसको दूसरे लफ्जों में कहा जाता है पे ऑफ फेस। मतलब कि इसमें जो हमने एनर्जी वगैरह जो जितनी भी चीजें इस्तेमाल की, जैसे हम कोई भी बिजनेस वगैरह करते हैं तो उसमें पहले इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो इन्वेस्टमेंट करने के बाद हमें क्या मिलता है, फिर लास्ट आगे चल के हमें उसका बेनिफिट मिलना शुरू हो जाता है। तो सेम इसी तरीके से ग्लाइकोलाइसिस में भी ऐसे ही होगा। अब इसमें क्या होगा, सिर्फ एटीपी हमारे लिए नहीं बनेगी, उसके साथ साथ अच्छा एटीपी कौन से मेथड से बनती है, तो सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फास्फोराइलेशन से बनती है। कैसे बनती है आगे प्रोसेस में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास दूसरी चीज ये क्या बनाएगा, तो दूसरी चीज हमारे लिए बनाएंगे NADH। NADH ये आगे चल के जो है फर्दर ऑक्सीडेशन होगी तब बनेगी। कहाँ पे इस्तेमाल होना है इनको, तो इनको आगे चल के इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इस्तेमाल होना है। ठीक है, एटीपी को और ये NADH को। अब सवाल ये आता है कि ग्लाइकोलाइसिस का जो पाथवे है इसको कितने स्टेप्स में तकसीम किया गया है। तो इधर थोड़ी बात क्लियर कर दें कि हमारी जो सिंथ टेक्स्ट बुक है उसमें इन स्टेप्स का जिक्र नहीं है। तो इनको आसान करने के लिए मैंने फेडरल से टॉपिक उठाया हुआ है ताकि हमारे लिए चीज़ और ज़्यादा सिंपली और हमें पता चले कि क्या चीज़ें कहाँ पे हो रही हैं, कैसे हो रही हैं। ठीक है, तो आ जाते हैं टॉपिक के ऊपर। तो इसके कुछ 10 स्टेप्स हैं। कितने स्टेप्स बताए गए हैं? 10। तो 10 स्टेप्स वो हमारे कौन कौन से हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारे पास जो फेस आता है इसका, सॉरी जो स्टेप आता है उसका नाम है फास्फोराइलेशन। क्या नाम है? फास्फोराइलेशन। दैट इज कॉल्ड द फास्फोराइलेशन। अब फास्फोराइलेशन क्या है, अब इधर क्या कौन, मैंने ऑलरेडी बताया था कि इधर कोई एंजाइम्स काम करेंगे, तो इधर हमारे पास सबसे पहले जो एंजाइम काम करेगा उसका नाम है हेक्सोकाइनेज। क्या नाम है? हेक्सोकाइनेज। ठीक है, अब हेक्सोकाइनेज क्या करेगा, एटीपी एक कंज्यूम हुई इधर, एडीपी क्या हुई, ऑक्सीडाइज हुई और ये हमारे लिए कन्वर्ट होगी किसमें, एडीपी में। और ये अपना फॉस्फेट डोनेट करेगी किसको, ग्लूकोज को। जैसे ही ग्लूकोज को इसने डोनेट किया तो ग्लूकोज कन्वर्ट हो गया किसमें, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। किसमें कन्वर्ट हो गया? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। अब सवाल ये आता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इसको क्यों कहा जाता है, तो सिंपली है ये ग्लूकोज के कार्बन नंबर 6 पे फॉस्फेट अटैच हुआ है तो इस वजह से हम इसको ग्लूकोज 6 फॉस्फेट
कह रहे हैं। नंबर दूसरा स्टेप जो हमारे पास है जिसको हम कहते हैं आइसोमराइजेशन। क्या कहते हैं? आइसोमराइजेशन। ये इसका डायग्राम है, ठीक है। ये इसकी जो है चार्ट वगैरह दी हुई है, आगे स्टेप्स लिखे हुए हैं, एक एक करते जाएंगे, रीड करते जाएंगे और स्टेप्स क्लियर होते जाएंगे। तो नंबर दूसरा हमारे पास है आइसोमराइजेशन। तो ऐसा के जैसा कि ऑलरेडी हमें पता है कि हम चैप्टर नंबर 2 जो है बायोमॉलिक्यूल, चैप्टर नंबर 1 जो हमारा फर्स्ट ईयर का है उसमें बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़कर आए। तो बायोमॉलिक्यूल्स में हमने पढ़ा था ग्लूकोज। ग्लूकोज का जो है आइसोमर होता है फ्रक्टोज। तो ये ग्लूकोज जो है इसमें रीअरेंजमेंट होगी और ये कन्वर्ट हो जाएगा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। किसमें? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। अब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में जो कन्वर्ट हो रहा है तो इसको कौन कन्वर्ट करवा रहा है? आइसोमर करवा रहा है, आइसोमरेज एंजाइम। उस आइसोमरेज एंजाइम का नाम है फास्फोग्लूको आइसोमरेज। इसने क्या किया? ग्लूकोज को कन्वर्ट कर दिया किसमें? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। अब दूसरी बार इधर हमारे पास एक और एटीपी कंज्यूम होगी। कितनी एटीपी? दूसरी एटीपी कंज्यूम हो रही। अब दूसरी एटीपी जैसे ही कंज्यूम होगी तो एटीपी हमारी अगेन कन्वर्ट हो जाएगी किसमें? एडीपी में। और हमारा जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। अब इधर बात ये आती है कि इसको 1 बिसफॉस्फेट क्यों कहा जा रहा है? क्यों? क्योंकि हमारे पास कार्बन के कितने हैं? 6 हैं। एक तो कार्बन नंबर 1 पे फॉस्फेट अटैच हो गया और ऑलरेडी कार्बन नंबर 6 पे तो फॉस्फेट अटैच था। तो इस वजह से हम इसको क्या कह रहे हैं? 1,6 बिसफॉस्फेट कह रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास था कौन सा स्टेप? स्टेप नंबर 3। अब सवाल इधर ये आता है कि इसमें कौन से एंजाइम ने रोल अदा किया? तो इसमें जो हमारे पास जो रोल अदा किया वो है फास्फोफ्रक्टोज काइनेज, ठीक है। इधर भी कौन सा आया? हेक्सोकाइनेज आया। इधर कौन सा आया? फास्फोफ्रक्टोकाइनेज आया। इधर कौन सा आया? फास्फोग्लूको आइसोमरेज आया, ठीक है। अब नंबर चौथा स्टेप जो है हमारे पास, अभी हम कौन सा फेज पढ़ रहे हैं? अभी हम पढ़ रहे हैं प्रेपरेटरी फेज, मतलब कि जिसमें चीजें बन रही है जो आगे चल के हमारे लिए प्रोडक्ट्स बनाएंगी। सिंपली नंबर 4 हमारे पास जो चीज आती है, नंबर 4 स्टेप्स हमारे पास आता है उसको हम कहते हैं स्प्लिटिंग। क्या कहते हैं? स्प्लिटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग में क्या होगा? ये हमारे जो 6 कार्बन वाला शुगर है ये 2 मॉलिक्यूल में टूटेगा। कौन तोड़वाएगा इनको या कौन तोड़ेगा? तो इनमें हमारे पास एक एंजाइम काम करता है। इस एंजाइम को कहा जाता है एल्डोलेज। क्या कहा जाता है? एल्डोलेज। ये इसको 2 मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करेगा। अगर मैं थोड़ा सा आपको रिकॉल करवाऊं बायोमॉलिक्यूल्स में, तो हमने पढ़ा था एक पढ़ा था एल्डिहाइड ग्रुप और दूसरा पढ़ा था कीटोन ग्रुप ट्रायल शुगर में। तो ये ग्लाइसराइल डी एल्डिहाइड हमारा क्या है? ट्रायल शुगर है। ट्राईहाइड्रोक्सीडोन क्या है? ट्रायल शुगर है। इनका फार्मूला क्या होगा? C3H6O3। तो इनमें तीनों में क्या है? 3 कार्बन पाए जाते हैं। और अब हुआ क्या कि 2 फॉस्फेट थे, अब ये एक मॉलिक्यूल 6 कार्बन वाला टूटा है। कितने मॉलिक्यूल में? 2 3 कार्बन वाले में। तो एक हमारे पास बनाएगा क्या? ग्लाइसराइल डीएल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। और दूसरा हमारे लिए क्या बना रहा है? डाईहाइड्रो ऑक्सी एसीटोन। अब ये दोनों क्या है? सेम, ये दोनों भी फ्रक्टोज और ग्लूकोज की तरह क्या है? आपस में आइसोमर है। क्या है? आइसोमर है। इधर हमारा जो है कौन सा स्टेप खत्म होता है? तो इधर हमारा प्रीपरेटरी फेज खत्म होता है। आगे जो हमारा जो सेकंड लास्ट आगे वाला जो फेज होगा वो हमारा होगा ऑक्सीडेटिव फेज। इधर याद रखें हमारे पास कितनी एटीपी कंज्यूम हुई है? तो हमने 2 एटीपीज कंज्यूम की हैं। कितनी एटीपीज कंज्यूम की हैं? 2 एटीपीज कंज्यूम की। अब ये 2 एटीपीज हमारी इधर हो गई है कंज्यूम। अब हमारा प्रिपरेटरी फेज हो चुका है खत्म। तो आगे हम चलते हैं दूसरे फेज में जिसको हम ऑक्सीडेटिव। लेकिन उससे पहले जो मैंने ये चीजें बताई हैं इधर डायग्राम में या चार्ट में, वो हम रीड करके क्लियर करेंगे चीजें, ठीक है। तो आते हैं आगे। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि फास्फोराइलेशन में क्या होगा कि जब ग्लूकोज रिएक्ट करता है किसके साथ? एटीपी के साथ, और ये कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। हो गया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, ठीक है। अच्छा, नंबर दूसरा हमारे पास जो है आइसोमराइजेशन, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया। फास्फोराइलेशन अगेन एटीपी कंज्यूम हुई और हमारा 1,6 बिसफॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया। नंबर 4 स्प्लिटिंग में क्या हुआ? फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट कन्वर्ट हो गया किसमें? ग्लाइसराइल 3 फॉस्फेट में। और दूसरा हमारे पास डाईहाइड्रो ऑक्सी एसीटोन में, ठीक है। फॉस्फेट 3 फॉस्फेट में। क्यों 3 फॉस्फेट में? क्योंकि नंबर 3 कार्बन पे फॉस्फेट लगा हुआ है, ठीक है। आगे चलते हैं तो नंबर 4 हमारे पास आता है आइसोमराइजेशन। आइसोमराइजेशन क्या है? ऐसा अमल जिसमें जो आइसोमर बनता है। तो क्या हुआ?
अच्छा, ये हमने 4 फेसेस इधर तक पढ़े थे, ठीक है। अब हम 5वां फेस पढ़ते हैं। ये हमारे पास आ गया 5वां फेस, ठीक है। 5वें फेस में हमारे पास जो स्टेप है इसको हम कहते हैं आइसोमराइजेशन। क्या कहते हैं? आइसोमराइजेशन। तो पहले हम इसको देख लेते हैं। ये हमारे पास डाई हाइड्रो ऑक्सी एसीटोन है 3 फॉस्फेट, इसको हमारे पास ट्रायोसफॉस्फेट आइसोमरेज आएगा। एंजाइम का नाम है। ये क्या कर रहा है? ये इसको ट्रायोसफॉस्फेट जो हमारे पास जो डाइहाइड्रो ऑक्सी एसीटोन है इसको कन्वर्ट कर रहा है किसमें? ग्लाइसराइल डी अल्डिहाइड में 3 फॉस्फेट। अब इधर क्या हुआ? आइसोमराइजेशन हुई और हमारा डाइहाइड्रो ऑक्सीजो एसीटोन क्या हुआ? फॉस्फेट, ये चेंज हो गया किसमें? आइसोमर में, जिसको हम कहते हैं ग्लाइसराइल 3 फॉस्फेट। क्या कह रहे हैं? ग्लाइसराइल डी अल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। अब ये फेस हमारा इधर क्या हो चुका है? सॉरी, ये 5वां स्टेप इसका ही था। अब ये क्या हो चुका है? खत्म हो चुका है। अब जो नेक्स्ट फेस हमारा जो शुरू होगा ग्लाइकोलाइसिस का, उसमें 2 मॉलिक्यूल्स हो गए। कितने मॉलिक्यूल हो गए? 2। कौन से? G3P ग्लाइसराइल 3 फॉस्फेट। अब जो रिमेनिंग रिएक्शन हमारा जो भी होगा वो ट्वाइस होगा, मतलब कि हम इधर एक मॉलिक्यूल को देखेंगे लेकिन वही वाला रिएक्शन सेम 2 मॉलिक्यूल्स के अंदर हो रहा होगा। मतलब कि हमने एक इधर क्या उठाया हुआ है? एक इधर ग्लाइसराइल डी अल्डिहाइड उठाया हुआ है, लेकिन वहां पे ऑलरेडी 2 मॉलिक्यूल है। कौन से? ग्लाइसराइल डी अल्डिहाइड के। स्टेप नंबर जो हमारा जो 6 है, इसमें हमने क्या किया? इसमें हमने जो है ग्लाइसराइल डी अल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो है हमारे पास 2 मॉलिक्यूल है। कितने मॉलिक्यूल हैं? 2। क्यों? क्योंकि एक हमारे पास ऑलरेडी ग्लाइसराइल डी अल्डिहाइड था और दूसरा हमारे पास जो है ट्राइहाइड्रोक्सी एसीटोन था, जो स्टेप नंबर 5 में आइसोमराइजेशन के थ्रू क्या हो चुका है? हमारा कन्वर्ट हो चुका है ग्लाइसराइल डी अल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। अब इधर जो है 2 एनएडी ली हुई है, 2 फॉस्फेट वगैरह जो आ रही है ना, इनको पहले हम रीड करते हैं कि क्या होता है। तो स्टेप नंबर जो हमारा 6 है उसको हम कहते हैं डीहाइड्रोजनेशन एंड फास्फोराइलेशन। डीहाइड्रोजनेशन सिंपली है, क्या होगा? हाइड्रोजन रिमूव होगी। क्या होगी? हाइड्रोजन रिमूव होगी। और फास्फोराइलेशन में क्या होगा? एटीपी, एटीपी बनेगी। ठीक है, तो अब देखते हैं ये होता क्या है। बेसिकली आ जाते हैं, एटीपी यूज होगी। ठीक है, इधर एटीपी दी जाएगी। अब देखते हैं आगे क्या होता है। ठीक है, पहले रीड कर लेते हैं। तो स्टेप नंबर 6 में NADH एक्सेप्ट करेगी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और ये हमारे लिए क्या बनाएगी? 1,3 फास्फो बिस्फास्फोग्लाइसराइड। तो वापसी आते हैं डायग्राम के ऊपर, देख लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या हुआ? इधर NADH बनी, हाइड्रोजन रिसीव किया। नंबर दूसरा, इसने क्या किया? फॉस्फेट डोनेट कर दिया। अब जैसे ही फॉस्फेट डोनेट हुए तो क्या हुआ हमारे पास? ये कन्वर्ट हो चुका है 1,3 बिस्फास्फोग्लाइसराइड में। किसमें? 1,3 बिस्फास्फोग्लाइसराइड। अब इधर कितनी एटीपी ने हमें, मतलब कि कितने फॉस्फेट डोनेट हुए? इधर 2 हुए। क्यों 2 हुए? क्योंकि हमारे पास 2 मॉलिक्यूल है। ये देखें 2 मॉलिक्यूल शो कर रहा है, इस वजह से हम कह रहे हैं कि इधर 2 एटीपी कंज्यूम हुई। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या हुआ? 2 एटीपी 2 फॉस्फेट तो आ गए। अब ये करवाया किसने? तो ये हमारे पास जो है ये करवाया एक एंजाइम ने, जिसको हम कहते हैं डीहाइड्रोजनेज। क्या कह रहे हैं? डीहाइड्रोजनेज एंजाइम। ये डीहाइड्रोजनेज एंजाइम है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो स्टेप नंबर हमारा 7 है, इधर क्या होता है? इधर हमारे पास कौन सा मॉलिक्यूल है? इसको हम कह रहे हैं 1,3 बिस्फास्फोग्लाइसरेट। क्या कह रहे हैं? 1,3 बिस्फास्फोग्लाइसरेट के 2 मॉलिक्यूल हैं। अब इधर हमारे पास आएंगी 2 एडीपी। कितनी आएंगी? 2 एडीपी। 2 एडीपी आई। इन्होंने क्या किया? फॉस्फेट लिए। किससे लिए? 1,3 बिस्फॉस्फेट से। और कितनी एटीपी बनाई हमारे लिए? 2 बनाई। तो एक मॉलिक्यूल एक एटीपी देगा, दूसरा मॉलिक्यूल दूसरी एटीपी बना रहा है, तो इधर हमारे पास क्या बन गई? 2 एटीपी बन गई। अच्छा, इधर क्या हुआ? इधर हमारे पास जो स्टेप नंबर जो 7 है, इसमें हमारे पास जो एंजाइम काम कर रहा है उसका नाम है फास्फोग्लाइसरेट काइनेज। क्या नाम है? फास्फोग्लाइसरेट काइनेज। रीड कर लेते हैं स्टेप नंबर 7 को। फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, डायरेक्ट सिंथेसाइज एटीपी कहां से? ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट, ऑर्गेनिक फास्फोराइलेटेड सबस्ट्रेट से। इस मरहले को हम क्या कह रहे हैं? तो इस मेथड को हम कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फास्फोराइलेशन। क्यों? कोई सबस्ट्रेट जो है फास्फेट डोनेट कर रहा है, जिसकी मदद से एटीपी बन रही है। ठीक है, अब एटीपी के मॉलिक्यूल हमारे पास 1,3 बिस्फास्फोट जो था, अब वो कन्वर्ट हो गया किसमें? 3 फास्फोग्लाइसरेट में। क्या हुआ? हुआ ये कि जो हमारा जो 1 नंबर कार्बन पे जो फास्फेट लगा हुआ था वो रिलीज हो चुका है, अब सिर्फ 3 नंबर फास्फेट पे आ चुका है। ठीक है, देन स्टेप नंबर 8, अब हमारे पास इधर क्या है? 3 फास्फोग्लाइसरेट है। ठीक है, 3 फास्फोग्लाइसरेट के कितने मॉलिक्यूल है हमारे पास? 2 हैं। अब ये क्या करेंगे? ये इधर रिलीज करेंगे। अब ये क्या होगा? पहले इसको रीड करते हैं, देन इसके वापसी आते हैं पॉइंट पे। स्टेप नंबर 8, आइसोमराइजेशन हुई। क्यों? स्टेप नंबर 8 में जो फास्फेट कौन से नंबर पे लगा हुआ था? कार्बन नंबर 3 पे। अब ये आ जाएगा फास्फेट कार्बन नंबर 2 पे।
और ये फास्फोग्लाइसरेट जो है 3 को कन्वर्ट कर देगा 2 फास्फोग्लाइसरेट में। क्या हुआ, जो कार्बन नंबर 3 था, मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि ये एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, इसमें 3 कार्बन है। कितने कार्बन है? 3। अब पहले तो फास्फेट लगा हुआ था इधर, अब रीअरेंजमेंट हुई और ये हमारा फास्फेट आ गया इसके ऊपर। कौन से ऊपर? कार्बन नंबर 2 के ऊपर। तो ये अब 3 में से कौन सा कहलाएगा? फास्फोग्लाइसरेट 2। क्या कहलाएगा? फास्फोग्लाइसरेट 2 फास्फेट। अब ये एंजाइम कौन सा करवा रहा है? तो ये हमारे पास जो है एंजाइम करवा रहा है जिसको हम कहते हैं फास्फोग्लाइसरेज म्यूटेज। क्या कह रहे हैं? फास्फोग्लाइसरो म्यूटेज। अब ये म्यूटेज ने क्या किया, इसके अंदर कोई चेंज लेकर आ गया, मतलब कि 3rd नंबर फास्फेट लगा हुआ था, अब 2 नंबर पे आ गया। देन हमारे पास जो है स्टेप नंबर 9। स्टेप नंबर 9 हमारे पास है जिसको हम कह रहे हैं क्या? डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन में क्या होगा, जो फास्फोग्लाइसरेट हमारे पास था, 2 फास्फोग्लाइसरेट था, ये अंडर जाएगा किसमें? डिहाइड्रेशन में, और ये हमारे लिए फॉर्म करेगा क्या? फास्फोफिनोल पाइरुवेट। अब डिहाइड्रेशन क्या है? मतलब कि लूज ऑफ वाटर, पानी लूज होगा। क्या होगा? पानी लूज होगा। तो इधर हमारे पास पानी लूज हुआ और हमारा ये फास्फो ग्लाइसरेट कन्वर्ट हो गया किसमें? फास्फोफिनोल पाइरुवेट में। कितने मॉलिक्यूल बने? 2 बने। कौन सा एंजाइम करवा रहा है? तो एंजाइम का नाम है एनोलेज। क्या नाम है? एनोलेज। अब 9 के बाद स्टेप नंबर 10। स्टेप नंबर 10 अगेन 2 एटीपी आएंगी और हमारे पास 2 इधर से फास्फेट रिलीज होंगे और वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? 2 एटीपी में। अब ये कौन करवा रहा है? ये करवा रहा है एक एंजाइम जिसका नाम है जिसका नाम है पाइरुवेट काइनेज। अच्छा, अब इधर एटीपी कितनी बनी देखें। पहले हमने 2 एटीपी यूज की। क्या की? प्रीपरेटरी फेज में 2 एटीपी यूज की, और जो पे ऑफ है उसमें हमारे पास कितनी एटीपी बनी? 4 एटीपी बनी। कितनी एटीपी बनी? 4। उसके अलावा कैसे बनी 4 एटीपी? लेकिन एंड प्रोडक्ट क्या बनी? तो एंड प्रोडक्ट हमारे पास बनी जस्ट 2 एटीपी। कैसे? क्योंकि पहले हमने क्या किया, 2 पे या 2 एटीपी हमने की इन्वेस्ट। क्या की? इन्वेस्ट। अब जैसे ही हमारे पास 2 एटीपी इन्वेस्ट हुई तो हमारे पास एंड प्रोडक्ट में तो 4 एटीपी आ रही हैं। सही है, तो 4 एटीपी तो आ रही हैं, लेकिन क्या हम अपना जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उसको भी अपने जो है बेनिफिट में यूज करेंगे? नहीं करेंगे। क्या करेंगे, उसमें से हमने जो 2 एटीपी कंज्यूम की थी उसको हम करेंगे अलग, और हमारे पास जो एंड प्रोडक्ट बनी वो कितनी एटीपी बनी है? तो इधर हमारे पास बनी है 2 एटीपी। कितनी बनी है? 2 एटीपी। नंबर दूसरा हमारे पास एनएडीएच कितनी बनी है? तो एनएडीएच हमारे पास स्टेप नंबर जो हमारा था 5 के बाद जो 6 वाला, इसमें जो है 5 में बेसिकली ये हमारे पास 2 एटीपी बनी थी। डिहाइड्रोजनेशन स्टेप नंबर 6, सॉरी, इसमें हमारे पास 2 एनएडीएच बनी थी। तो हमारे पास एंड प्रोडक्ट क्या बनी? 2 एनएडीएच और 2 एटीपी। तो इधर हमारा जो है ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस खत्म होता है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ये स्टेप नंबर 10 है, ये भी सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन है। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, फास्फोराइलेशन, जब फास्फोफिनोल जो है लूज करता है अपने फॉस्फेट ग्रुप, और ये लेके कौन जाता है? एटीपी, और ये एटीपी बनाता है एक प्राइमरी एक एंजाइम की मौजूद जिसको फास्फोपाइरुवेट काइनेज कहा जाता है, और ये हमारा फास्फोफिनोल पाइरुवेट कन्वर्ट हो जाता है किसमें? ये हमारा कन्वर्ट हो जाता है पाइरुवेट में। ठीक है, अब ग्लाइकोलाइसिस को जो है ईएमपी पाथवे भी कहा जाता है। ईएमई पाथवे क्यों, ईएमपी पाथवे क्यों कहा जाता है? क्योंकि एक जर्मन साइंटिस्ट थे जिन्होंने इनको सबसे पहले, जिन्होंने इसके बारे में पहले बताया था, एम्पटन एंड मायरोफ एंड पार्नास। ये 3 साइंटिस्ट हैं जिन्होंने मिलकर ये काम किया था। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।